बच्चों, आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रेस्पायरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो प्लांट में रेस्पायरेशन के 3 स्टेप होते थे, वो आपको बता चुके थे। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन और सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पायरेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन के 2 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स चक्र। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर जब सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर कर जाता है, जब ग्लूकोज एंटर कर जाता है तो वो एक ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो सकते रहते होते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो एक और ATP से एक और फॉस्फेट ले लेता है, तो इसके पास 2 फॉस्फेट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक फॉस्फेट जो होता है वो 6 कार्बन पर जुड़ा होता है, क्योंकि ग्लूकोज में फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं या 6 कार्बन होते हैं। तो एक कार्बन तो 6 पोजीशन पे, एक फॉस्फेट तो 6 पोजीशन पे जुड़ा होगा और एक कार्बन जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो इसलिए जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसका नाम हो जाता है, मतलब फर्स्ट पे जुड़ जाएगा तो फ्रक्टोज 1 6 2 होते हैं तो डाई या वाई फॉस्फेट हम लगा देते हैं, तो वाई फॉस्फेट हो गया। उसके बाद ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये रिसेंटली 2 पदार्थों में, मतलब 2 भागों में, ये 6 कार्बन है तो 3 के 2 चेन में ये टूट जाता है। 3 यहाँ पर आ जाते हैं मॉलिक्यूल कार्बन के, 3 यहाँ पर आ जाते हैं, तो उनको उस तरीके से 3 होते हैं तो ट्राइओस फॉस्फेट बनता है, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमर। तो जो यहाँ पे बनते हैं, एक बनता है ढाप और एक बनता है PgAl। ठीक है, तो जो ढाप है या डाईहाइड्रो एक्सीटोन फॉस्फेट है और ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन है वो इससे आगे बढ़ती है, ढाप से आगे नहीं बढ़ती है। मतलब ढाप जो है वो ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जो ढाप बनता है वो तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर हमें G3P ही यहाँ पर होगा, ढाप नहीं होगा। मतलब ढाप ये रिएक्शन आगे नहीं लेके जाएगा, ढाप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी और ये तो आगे बढ़ ही रही है। तो यहाँ पर एक NAD मॉलिक्यूल यूज़ होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। यहाँ पर जब फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो कहाँ लग जाएगा, वो 3rd कार्बन पे लग जाएगा। 3 कार्बन है, याद रखना है यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल इस कंपोनेंट में, 3। तो तीसरी पोजीशन पर लग जाएगा एक फॉस्फेट, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रो, सॉरी ये नाम है, यहाँ पर जब जुड़ेगा 3 तो हैं ही, तो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा या BPG बन जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ भी बनेगा। अब यहाँ पर जो NADH है और NADH यहाँ पे बना है NADH2, तो ये आगे चलकर ATP प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे 3 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इससे भी 3 मिलेंगे, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 6 मिलेंगे। लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, ये लास्ट में मिलेंगे, वो आपको बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद जो ये है हमारा ये वाला कंपोनेंट, इससे एक फॉस्फेट जो ग्रुप है वो रिलीज़ होता है, हट जाता है, तो 3 ये बचेगा केवल कंपोनेंट, तो ये बना 3PG, ये बचा। ठीक है, 3PG। तो जब ये प्रोसेस होती है तो ये हटेगा, तो ये एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी तो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो एनर्जी रिलीज़ होगी तो ATP उसको कंज्यूम कर लेगा, अपने पास रख लेगा, तो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल ATP का बन गया है और एक इस तरफ बन गया है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू ये भी तो चल रही, 3 कार्बन वाली चेन ये चल रही है, 3 कार्बन वाली चेन ये चल रही है, तो 2 ATP का हमें यहाँ पे बेनिफिट हो गया है और 2 का हम यहाँ पर लॉस कर चुके हैं। आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3PGA है वो 2PGA में कन्वर्ट हो जाएगा और 2PGA से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि इससे भी एक फॉस्फेट निकल जाएगा, तो 2PGA बचेगा। इसके बाद इसमें क्या है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो PEP में या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जैसे रिलीज़ होगा। ठीक है, ये भी सेम चल रहा है यहाँ पर। और जो फॉस्फोइनोल या PEP है उसमें जब एक और यहाँ पर एनर्जी के साथ जो है PO4 आएगा, तो ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक और ATP यहाँ पर रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर टोटल ATP कितने हमें बने हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में, 1 2 3 4 ATP यहाँ पर बने हुए हैं, और लेकिन 2 यूज़ हो चुके हैं यहाँ पर पहले ही, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे 2 ATP का हमें यहाँ पर बेनिफिट होता है, क्योंकि 2 का तो लॉस यूज़ दे चुके ना हम, तो बेनिफिट हमें कितने का हुआ, 2 का हुआ।
जैसे मान लीजिए हम किसी बिज़नेस में 4 रुपये लगाते हैं, ठीक है, या 10 रुपये लगाते हैं, तो 10 रुपये लगाए हमने और उसमें से हमें 12 रुपये हमने कमाई कर ली, तो हमें बेनिफिट कितने का हुआ? 2 रुपये का हुआ ना, 10 का थोड़ी, 12 का थोड़ी ना बेनिफिट माने, क्योंकि 10 तो हम पहले से लगा चुके हैं ना, हमने इन्वेस्ट किए ना, 2 का बेनिफिट होगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने 2 लगाए हैं और बेनिफिट 4 का हुआ, लेकिन 2 लगाए थे तो वो 2 तो हटा लो, फिर बेनिफिट कितने का हुआ? हमें 2 मॉलिक्यूल्स का हुआ। आगे चल के जो ये वाले NADPH है, इनसे हमें आगे चल के क्रेब्स चक्र में या माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये 6 मॉलिक्यूल और बनाएंगे। अब जो पायरोवेट बन गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पायरोवेट बना है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें एंटर करेगा और वहाँ पर क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करेगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे।